हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आईसीएसई में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लेकर आया हूँ मानव दांत यानी कि ह्यूमन टीथ। यह बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग मानव दांत से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जो भी प्रश्न मानव दांत से बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन टीथ और पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए कि ह्यूमन टीथ क्या होता है। तो सबसे पहला सवाल कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पहला सवाल तो यही बन गया कि कोई भी दांत जो होता है उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, उसके स्टडी को क्या कहते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है तो आप बताइएगा ओडोंटोलॉजी। क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। ये दांतों का अध्ययन हो गया। ये पहला सवाल हो गया कि दांतों का अध्ययन कहलाएगा ओडोंटोलॉजी। अब आप देखते होंगे कि दांत जब खराब होता है, उसमें कोई गड़बड़ी होती है, तो हम लोग दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दांतों का डॉक्टर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उस डॉक्टर को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना है सभी लोगों को, दांतों का जो डॉक्टर होता है उसे हम लोग डेंटिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। ये दूसरा सवाल हो गया, ये ध्यान में रखना है। दांतों का डॉक्टर क्या कहलाएगा? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, इसको भी मैं सुधार देता हूँ। तो दांतों का डॉक्टर क्या कहलाएगा? याद रखिएगा, डेंटिस्ट कहलाएगा। तो ये यहाँ से दूसरा सवाल हो गए। अब और आगे देखते हैं। अब दांतों का प्रकार हम लोग देखते हैं। क्या देखेंगे? दांतों का प्रकार। तो इसके लिए अभी मैं डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को दिखाता। ये चारों दांत आप लोगों को दिख रहे हैं, यही दांत के प्रकार हैं। तो ये जो चारों दांत हैं इसको समझिए कि ये चारों दांत है कौन कौन और इसका प्रकार किस आधार पर किया गया। तो ये जो दांतों का बंटवारा किया गया है ये फंक्शन के आधार पर किया गया है। किस आधार पर किया गया है? फंक्शन के आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर। तो कभी भी कोई आपसे पूछे कार्य के आधार पर बताइए दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 4 प्रकार के। 4 प्रकार आप लोगों को दिख रहा है। कार्य के आधार पर दांतों का प्रकार, यही हेडिंग है। इसको अब हम लोग समझते हैं। तो कार्य के आधार पर दांतों का प्रकार अगर कोई पूछे आपसे तो आपको 4 प्रकार बताना है। इसमें पहला है इंसीजर। पहला कौन है? इंसीजर। जान लीजिए, इसको हिंदी में हम लोग कृंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृंतक। तो कोई आपसे पूछे कि इंसीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि कृंतक होता है इंसीजर का हिंदी। वो जो कृंतक है इसका काम क्या है, आपको ध्यान में रखना है। कृंतक का काम है भोजन को काटना। यह क्या करता है? काटने का काम करता है। तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि कौन सा दांत है जो भोजन को काटने में मदद करता है, तो आपको क्या बताना है? कृंतक यानी कि इंसीजर। अब है कि इंसीजर की संख्या आपसे पूछी जा सकती है कि इंसीजर की संख्या कितनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो कृंतक है, इंसीजर है, ये संख्या में टोटल 8 होती है। कितनी होती है? 8। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 8 है कौन कौन। देखिए यहाँ पर मैं जहाँ मार्क कर रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 ऊपर और उसी तरह से 4 नीचे। 1 2 3 4, ये 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये 8वां दांत क्या कहलाएगा? कृंतक कहलाएगा। और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा भोजन को काटना। जैसे कि अगर आप गाजर काट के खाते हैं, मूली काट के खाते हैं, तो इन्हीं दांतों से इसको काट कर खाते हैं। तो ये समझ गए। अब हम लोग दूसरे प्रकार में चलते हैं और दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन है? तो दूसरा आप लोगों को दिख रहा है, ये है आपको कैनीन। दूसरा क्या है? कैनीन। हिंदी में इसको हम लोग रदनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रदनक। देख रहे हैं यह एक नुकीला दांत है और इसका काम क्या है? कोई पूछे कि रदनक क्या करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि भोजन को चीरने फाड़ने का काम, यानी कि चीर फाड़ का काम कौन करता है?
चीर फाड़ का काम किसका है? तो ये रदनक का है। यानी कि भोजन को चीरने और फाड़ने का काम, जैसे आप लोग खाते होंगे, मांसाहारी लोग जो होंगे वो कुछ चीज़ों को चीर फाड़ करके खाते होंगे, तो वो चीर फाड़ का जो काम होता है वह कौन करता है? रदनक करता है। या फिर ईंख वगैरह जो है चीरते हैं, वो किस दांत से चीरते हैं? रदनक से, यानी कि कैनिन से। और संख्या की बात करते हैं तो इसकी संख्या टोटल 4 होती है। कोई पूछे आपसे रदनक संख्या में कितनी होती है, आपको बताना है कि रदनक संख्या में 4 होती है। कौन कौन? तो एक देखिए कोना पर, एक कोना पर आपको जो 4 मैंने बताया अभी कृंतक, उसके बगल में यहाँ पर एक दांत, और फिर ये 4, 1 2 3 4 छोड़कर एक यहाँ पर, ये 2 ऊपर हो गया, और इसी तरह से 2 नीचे भी होता है। तो 4 और 4, सॉरी ऊपर 2 और नीचे 2, 4। तो ये 4 दांत कौन हो गए? ये हो गए रदनक। तो रदनक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं प्रीमोलर के विषय में कि प्रीमोलर क्या होता है। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि जो प्रीमोलर है, इस प्रीमोलर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्रचवर्णक। ठीक है, तो प्रीमोलर का हिंदी हो गया अग्रचवर्णक। और इसका काम क्या है? तो देखिए नाम में ही छुपा हुआ है, चवर्णक शब्द है। तो चवर्णक का काम क्या होगा? तो इसका काम होगा भोजन को चबाना। क्या करना? तो भोजन को चबाने का काम कौन करेगा? तो ये करेगा अग्रचवर्णक। इसकी संख्या, अगर संख्या पूछी जाए तो इसकी संख्या 8 होती है। जिस तरह से हमने भी आपको बताया था कि कृंतक की संख्या 8 होती है, उसी तरह से अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है? तो 8 ही होती है। इसका काम क्या है? तो भोजन को चबाना। तो एक प्रीमोलर आप लोग समझ गए। ये इसके बगल में इधर 2 होता है, अभी मैंने बताया था आपको रदनक। तो रदनक के बगल में 2 इधर, फिर 2 इधर, तो 4 और फिर 4 नीचे। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ये 8वां दांत क्या कहलाएगा? ये 8 के 8 कहलाएगा आपको अग्रचवर्णक। इसका काम होगा भोजन को चबाना। उसके बाद जो है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा दांत। तो ये देखिए, ये मोलर है। कौन सा दांत? मोलर। मोलर को भी किसी कलर से मार्क कर लेते हैं। ये जो मोलर है, इस मोलर को ध्यान रखना है आप लोग को। हिंदी में हम लोग बोलते हैं चवर्णक। क्या बोलते हैं? चवर्णक बोलते हैं। और इसकी संख्या सबसे अधिक होती है, कितनी? तो 12 होती है। तो ये सबसे अधिक संख्या में होती है, 12 होती है। ठीक है। और इसका काम अगर कोई पूछे आपसे कि चवर्णक का क्या काम है, तो चवर्णक है तो चबाने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ यह भोजन को लार में मिश्रित करता है। हमारे मुंह में जो लार होता है, तो लार में भोजन को मिश्रित करने का काम किसका है? तो यह इसी का है, इसका चवर्णक का। तो इसका 2 काम हो गया, एक भोजन को चबाना, दूसरा लार में मिश्रित करना। तो आपने देखा कि चबाने का काम 2 तरह के दांत करता है, प्रीमोलर भी चबाता है और मोलर भी चबाता है। इस तरह से आपने देखा कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर का काम है भोजन को काटना, इसकी संख्या 8 होती है। कैनिन का क्या काम है? तो इसका काम है भोजन के चीर फाड़ करना, और यह संख्या में होती है 4। अगर प्रीमोलर की बात करें तो इसका काम होता है चबाना, और यह संख्या में 8 होती है। उसी तरह से जो मोलर है, मोलर संख्या में 12 है, और इसका काम है भोजन को चबाना, साथ ही साथ लार में मिश्रित करना, लार में मिलाना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सब प्रकार हैं दांत के। अब ये टोटल को अगर आप ऐड कीजिएगा, ऐड कीजिए 8 + 4 12, 12 8 20, और 20 12 32। यानी कि सिंपल सी बात है कि मनुष्य में दांत की संख्या, अगर कोई आपसे पूछे कि दांत की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे कि मनुष्य में दांतों की संख्या होती है 32। कितनी होती है? दांतों की संख्या 32 होती है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। लेकिन देखिए, ये जो दांत की संख्या जो 32 है, ये एकाएक नहीं होता है। पहले 5 वर्ष की अवस्था तक, कितने वर्ष की अवस्था तक? 5 वर्ष की अवस्था तक केवल 20 दांत ही निकलते हैं, और ये 20 दांत जो होते हैं फिर टूट भी जाते हैं, और इसी 20 दांत को हम लोग बोलते हैं अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत बोलते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि अस्थायी दांत मनुष्य में कितनी होती है, तो 20 होती है।
और इस अस्थायी दांत को ही हम लोग दूध का दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध का दांत, मिल्की टीथ। ठीक है, तो ये दूध का दांत 20 है। यह 2 बार निकलता है। पहले बार निकलता है तो टूट जाता है और फिर एक बार निकलता है 20 जो 20 टूटेगा तो फिर 20 निकलेगा ही। और यह आपके बुढ़ापा में फिर जाकर टूटता है कमजोर होने के बाद। तो यह होता है अस्थायी दांत, इसको दूध का दांत कहते हैं। अब एक सवाल और है कि दांत जो हमारे मुंह से गिरता है ये आखिर गिरता क्यों है? तो ध्यान रखना है आपको, मुंह से जो दांत गिरता है उसके लिए कोशिका जिम्मेवार है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और कोई आपसे पूछे कि दांत के गिरने का क्या कारण है, दांत गिरने का कारण, तो आप बताएंगे कि हमारे दांत में कोशिका होती है। उस कोशिका का नाम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका? ऑस्टियोब्लास्ट। तो इसी ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के कारण जो है हमारा दांत गिरता है। तो ये समझ गए आप लोग। अब बता देंगे दांत गिरने का कारण कौन सा कोशिका? ऑस्टियोब्लास्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब ये तो 20 अस्थायी दांत हो गए। ये एक बार टूटा फिर 20 निकला। और फिर जब आप 18 से मतलब किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो किशोरावस्था में आपको और भी 8 दांत और निकलता है। ठीक है, तो 20 और 8 कितने दांत हो गए? 28 दांत हो गए। और फिर अंत में 4 दांत और निकलता है जिसको अक्ल का दांत कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अक्ल का दांत या अक्ल दांत की संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताएंगे? अक्ल दांत की संख्या जो होती है वह 4 होती है। और आपको ध्यान रखना है कि चारों दांत है ये अवशेषी अंग है। ये क्या है? अवशेषी अंग। अवशेषी अंग आप लोग समझते होंगे। अवशेषी अंग के मतलब वैसा अंग जिसका शरीर में कोई काम नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे कि हम लोगों के जो शरीर में बाल होता है, इस बाल का कोई काम नहीं है। एक कान का पिन्ना आप लोगों को दिख रहा होगा, इसको पिन्ना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना। ये जो पिन्ना है यह भी एक अवशेषी अंग है, इसका कोई काम नहीं है। इससे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आगे चलकर यह सब खत्म हो जाएगा, तो ये अवशेषी अंग हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि मनुष्य में कितने दांत ऐसे हैं जिनको अवशेषी अंग माना गया है? तो आप क्या बताएंगे? 4 दांत, जिसको अक्ल का दांत कहते हैं। और यह 18 से 24 वर्ष की अवस्था में निकलता है। कितने वर्ष की अवस्था में निकलता है? तो 18 से 24 वर्ष की अवस्था में। तो देखिए 20 और 8 28, 4 32 दांत हो गए। और ये जो 32 दांत है, जब 32 दांत फिर निकल गए टोटल, तब इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी दांत। क्या बोलते हैं? अस्थायी दांत बोलते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इतना। अब कुछ और चीज़ों को देखते हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं कि जो दांत है इसकी संरचना कैसी होती है। तो अब आप हेडिंग लगाइएगा, दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो दांतों की संरचना को समझिए। तो दांत की संरचना को अगर आप समझिएगा तो दांत जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। तो ये आपसे पूछे कि दांत के कितने भाग होते हैं, तो आप कहिएगा कि दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। आपसे पूछेगा कि दांत के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, तो शिखर बोलते हैं, याद रखना है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्राउन। क्या बोलेंगे? क्राउन। फिर दांत का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, सबसे नीचे वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं? उसको जड़ बोलते हैं ना। मैं याद करना आसान है। ऊपर वाला भाग को शिखर, नीचे वाला भाग को जड़। और जड़ का इंग्लिश आप लोग को पता ही है, तो रूट होता है। और जो भाग शिखर और जड़ के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं? ये ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं ग्रीवा। इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेक, NECK। नेक मतलब गर्दन होता है, लेकिन दांत में भी जो बीच वाला भाग होता है, शिखर और जड़ के बीच वाला भाग, उसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, नेक बोलते हैं। तो आप समझ गए, दांत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? शिखर। सबसे निचला भाग क्या कहलाएगा? जड़। और शिखर और जड़ के जो बीच वाला भाग होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रीवा बोलेंगे।
ये समझ गए। इंग्लिश भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं इंग्लिश लिख देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि इंग्लिश जानना जरूरी है वहाँ मैं इंग्लिश भी लिख देता हूँ। अब ये देखिए, ये जो शिखर वाला भाग है, जैसे आप दांत देखते हैं तो आप दांत को अपना पकड़ के देखिए, मसूढ़ा से ऊपर रहता है। ये शिखर जो है यह मसूढ़ा के ऊपर रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। जो दांत दिखता है वह शिखर होता है, क्राउन होता है, जबकि जो ग्रीवा और जड़ है ये दोनों मसूढ़ा के नीचे रहता है। ध्यान रखिएगा, मसूढ़ा के नीचे मतलब मसूढ़ा में धंसा हुआ रहता है, यह आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। और आप देखिएगा तो ग्रीवा और जड़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मसूढ़ा के ऊपर होता है शिखर और मसूढ़ा में धंसा हुआ रहता है कौन, तो ग्रीवा और जड़। तो नीचे लिखना उचित नहीं है, मसूढ़ा के नीचे नहीं रहता है, मसूढ़ा में यह धंसा हुआ रहता है। और इन दोनों के लिए अगर आप एक शब्द प्रयोग करना चाहें तो उसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं दंतकाय शब्द। कौन सा शब्द, दंतकाय। दंतकाय का मतलब क्या, ग्रीवा और जड़ दोनों। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बॉडी ऑफ टीथ, बॉडी ऑफ टीथ। देखिए ये ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बॉडी ऑफ टीथ किसे कहा जाता है, या फिर ऐसे दे देगा कि निम्न में से किसे बॉडी ऑफ टीथ नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन देगा ग्रीवा, जड़, शिखर, इन्हीं में से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे कि शिखर को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रीवा और जड़ को कहा जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा, बॉडी ऑफ टीथ दो को बोलेंगे, ग्रीवा को और जड़ को। तो हमें लगता है कि दांत की संरचना आप समझ गए। ये संरचना जो हम लोग देखे हैं, ये देखे हैं नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से। मान लीजिए कि यहाँ तक मसूढ़ा है, तो ये मसूढ़ा के अंदर तक की बात हो गई। तो मसूढ़ा के अंदर तक जो होता है यह होगा ग्रीवा और जड़। और ये जो ऊपर है, जो दांत दिख रहा है आपको, यह क्या कहलाएगा, तो यह कहलाएगा शिखर। और नीचे वाला क्या कहलाएगा, तो नीचे वाला आपको कहलाएगा कौन सी, ग्रीवा और जड़। अब दांत की एक तरह से और समझिए कि अगर अंदर से बाहर की ओर दांत को अगर आप देखते हैं तो दांत कैसा आपको दिखाई पड़ेगा। अब इसको समझिए, अंदर से बाहर समझते हैं ना। देखिए दांत का जो सबसे भीतरी भाग होता है, दांत का 3 भाग और होता है, इसको भी समझिए। ये क्या होता है, भी समझ में आ जाएगा। तो दांत का जो सबसे भीतरी भाग होता है, सबसे भीतरी, नीचे से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे भीतरी भाग मान लीजिए कि नीचे है, तो वह खोखला होता है, समझ रहे हैं ना। दांत को अगर आप सबसे भीतर देखिएगा तो वह खोखला होगा। तो उस खोखले भाग को हम लोग बोलते हैं मज्जा गुहा। क्या बोलते हैं, मज्जा गुहा बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलिएगा तो बोलिएगा पल्प कैविटी। क्या बोलिएगा, पल्प कैविटी। और मज्जा गुहा जो होता है यह खोखला है, समझ गए। उसके बाद मज्जा गुहा खोखला भाग है। और दांत जो मेनली बना होता है वह किससे बना होता है, वह बना होता है दंत अस्थि से। किससे बना होता है, दंत अस्थि से बना होता है। अंग्रेजी में इसको डेंटाइन बोलते हैं। सभी हिंदी में पढ़ते हो या इंग्लिश में याद रखना है कि दांत किससे बना होता है, तो दंत अस्थि से यानी कि डेंटाइन से। हिंदी में ही आपको डेंटाइन लिख कर दे देगा, इसलिए इंग्लिश याद रखना बहुत जरूरी है। ये हो गया डेंटाइन। उसके बाद ये जो डेंटाइन है, दंत अस्थि है, इसके ऊपर से एक चारों तरफ से एक परत होती है, चमकीली सी परत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दंत वल्क। क्या बोलते हैं, दंत वल्क। और इसी दंत वल्क को इंग्लिश में इनामेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनामेल, ENAMEL, ये हो गया इनामेल। तो समझ गए, दांत भीतर से कैसा होता है, खोखला होता है। उस खोखले भाग को क्या बोलेंगे, मज्जा गुहा यानी कि पल्प कैविटी बोलेंगे। समझ गए। कोई आपसे पूछेगा कि दांत जो होता है भीतर से कैसा होता है, तो आप बताएंगे कि यह खोखला होता है। इस खोखले भाग को क्या बोलेंगे, मज्जा गुहा बोलेंगे। ठीक है, मज्जा गुहा हो गया खोखला भाग। उसके बाद कोई आपसे पूछेगा कि दांत मेनली बना किससे होता है, आप बताएंगे कि दंत अस्थि से बना होता है, डेंटाइन से बना होता है। ये हो गया मेन भाग, दंत अस्थि, डेंटाइन। और डेंटाइन के ऊपर कहेगा कि एक परत होती है, उस परत का नाम क्या है,
उस परत को हम लोग बोलते हैं दंत वल्क। क्या बोलते हैं? दंत वल्क यानी कि एनामेल बोलते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, ये महाभिव्याय क्वेश्चन है कि दांत का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। आप लोग जानते हैं। तो ये जो दांत का रंग सफ़ेद है, किसके वजह से होता है? इसी एनामेल के वजह से होता है। याद हो गया? दांत का रंग सफ़ेद किसके वजह से होता है? एनामेल की वजह से होता है। एनामेल से और भी कई सवाल बनते हैं, जैसे कि आपसे पूछेगा कि मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन है? मानव शरीर का कठोरतम भाग यानी कि सबसे कठोर भाग कौन है? तो कठोरतम भाग अगर मानव शरीर का पूछा जाए तो आप तुरंत कहिएगा कि यही है दंत वल्क यानी कि एनामेल। एनामेल जो है मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब एक सवाल एनामेल से और आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि ये जो एनामेल है यह बना किससे है? तो याद रखना है यह बना होता है CA3PO4 के होल ट्वाइस। यह हुआ कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हुआ? कैल्शियम फॉस्फेट। इसी कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, इसी वजह से यह बहुत हार्ड होता है और बहुत अधिक मजबूत होता है। ठीक है, याद रखिएगा एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम फॉस्फेट है तो इसमें फास्फोरस होगा, तो उसकी कमी हो जाती है ना? तो उसके कमी से एक बीमारी होती है, ध्यान रखना है। एक बीमारी आपसे पूछेगा कि दंत क्षय बीमारी। कौन सी बीमारी? दंत क्षय बीमारी किससे होती है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्लूरोसिस। फ्लूरोसिस। फ्लूरोसिस जो होती है वह F2 की कमी से होती है। इसकी कमी से होती है, F2 की कमी से होती है। कौन सी बीमारी? दंत क्षय यानी कि फ्लोरोसिस। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब बात दंत वल्क से जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ह्यूमन टीथ की बात चल रही है, तो ह्यूमन टीथ से आपसे मैं एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता हूँ। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन टीथ कैसा होता है? ह्यूमन टीथ जो होता है, मानव का दांत जो होता है वह कैसा होता है? ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट। दूसरा ऑप्शन है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट। फिर तीसरा ऑप्शन है थिकोडोंट। थिकोडोंट। और चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि जो आपका दांत है ये डाइफियोडोंट है, हेट्रोडोंट है या फिर थिकोडोंट है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी दिए हैं, इनमें सभी के साथ गए हैं, तो आपका जवाब सही है। मानव का जो दांत होता है तीनों होता है। डाइफियोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। द्विबार दंती का मतलब कि मनुष्य का दांत 2 बार निकलता है। अभी मैंने बताया था कि 20 दांत निकलता है 5 वर्ष के पश्चात तक, फिर टूट जाता है, जो दूध का दांत होता है। तो मनुष्य का दांत कई बार निकलता है? 2 बार। ये हो गया द्विबार दंती। फिर हेट्रोडोंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब कि हमारा जो 32 दांत है क्या सब के सब एक समान है? तो आप कहें कि नहीं है। अभी आप पढ़ाए हैं कि 4 तरह का होता है, इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। तो यह विषम दंती हुआ, एक तरह का नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोडोंट बोलेंगे। फिर है थिकोडोंट। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब यह है कि हम मसूढ़ा में धंसा हुआ रहता है। ठीक है, तो मनुष्य का दांत यह तीनों तरह का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दांत से 1-2 सवाल और देख लीजिए, इम्पोर्टेंट सवाल है। जैसे कि हाथी का दांत आप देखे होंगे 2 बाहर निकला हुआ रहता है। आपसे पूछेगा कि हाथी का जो दांत होता है वह कौन सा दांत रहता है निकला हुआ? तो आपको बताना है आई फॉर इंसीजर। इंसीजर दांत ही जो होता है वह हाथी का दिखाई पड़ता है। ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर ये पूछे कि सर्वाधिक दांत किस स्तनधारी में होता है? सर्वाधिक दांत वाला स्तनधारी यानी कि मैमल्स। तो अगर ये सवाल पूछे सर्वाधिक दांत वाला स्तनधारी कौन है, तो
आप बताएंगे कि हाथी है, सॉरी हाथी नहीं है, हाथी मैंने गलत बता दिया, घोड़ा बताना है आप। घोड़ा और सुअर, घोड़ा और सुअर ये दोनों जो है, इन दोनों में दांतों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मतलब सर्वाधिक दांत वाला स्तनधारी है। कौन कौन? घोड़ा और सुअर। अब आपके दिमाग में चलता होगा कि कितना दांत होगा, तो 44 दांत याद रखना है। घोड़ा में भी 44 दांत होता है और सुअर में भी 44 दांत होता है, मनुष्य में तो 32 ही होता है। हम लोगों से देखिए 12 दांत इसके पास और अधिक है। ये सब जो है क्वेश्चन हमने देखा जो कि दांत से जुड़ा हुआ था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।